नमस्कार दोस्तों, बिगिनर्स माइंड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आज की करंट अफेयर्स। नेशनल न्यूज़ कपड़ा मंत्रालय ने तकनीकी कपड़े के विभिन्न क्षेत्रों में 103 करोड़ रुपए की 9 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं सहित 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। किसने? कपड़ा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। कपड़ा मंत्रालय ने तकनीकी कपड़े के विभिन्न क्षेत्रों में 103 करोड़ रुपए की 9 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं सहित 11 परियोजनाओं की मंजूरी दी है। इनमें से एक योजना भारत को तकनीकी कपड़ा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उच्च कार्बन फाइबर के विकास पर केंद्रित है। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने तकनीकी कपड़ा उत्पादों के स्वदेशी विकास को बढ़ाने के लिए सरकार और उद्योग के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ाने पर जोर दिया है। चर्चा चल रही है एक राष्ट्र एक चुनाव की। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति, ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोरला रोहिणी और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा से चर्चा की। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि इस परामर्श प्रक्रिया के लिए नागरिकों, राजनीतिक दलों और प्रतिष्ठित न्यायविदों से सुझाव और विचार मांगे गए हैं। मंत्रालय ने कहा, समिति के अध्यक्ष ने कल नई दिल्ली में मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी से मुलाकात की। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर केंद्र सरकार के कार्यालय दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर केंद्र सरकार के कार्यालय दिन के 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। कार्मिक विभाग ने अपने आदेश में कहा कि कर्मचारियों को समारोह में भाग लेने के लिए निर्णय लिया गया है। यह आदेश देश भर के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, केंद्रीय संस्थानों और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े समारोह में भाग लेने की कर्मचारियों की मांग और उत्साह को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश विदेश में कई संगठन और लोग विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। दूरदर्शन ने पूरे कार्यक्रम के सजीव प्रसारण के व्यापक प्रबंधन किए हैं। कई प्राइवेट टीवी चैनल भी इसका सजीव प्रसारण करेंगे। देश विदेश में सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी स्क्रीन पर कार्यक्रम दिखाने के प्रबंध किए गए हैं। सरकार ने फार्मासिस्ट से केवल वैध नुस्खे पर ही एंटीबायोटिक्स बेचने को कहा है। सरकार ने फार्मासिस्टों से केवल डॉक्टर की पर्ची पर ही एंटीबायोटिक दवाएं बेचने को कहा है। साथ ही सभी डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेजों से एंटी माइक्रोबियल यानी रोगाणुरोधी दवाएं लिखते समय कारण बताने को कहा है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इस संबंध में सभी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर को निर्देश जारी किए हैं। रोगाणुरोधी प्रतिरोध दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है और इससे सालाना लाखों लोगों की मौत होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2019 में विश्व में बैक्टीरियल एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध 12,70,000 लोगों की मौत से जुड़ा था। निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम और वीवीपैट पर देशव्यापी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम और वीवीपैट पर देशव्यापी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम के लिए 3,500 से अधिक प्रदर्शनी केंद्र और लगभग 4,225 मोबाइल वैन तैनात किए गए हैं। ये कार्यक्रम ईवीएम और वीवीपैट की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। यह वोट डालने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है और मतदाताओं को वीवीपैट पर्ची के माध्यम से अपनी पसंद को स्थापित करने के बारे में बताता है। कार्यक्रम में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 613 जिलों में पहले 3,464 विधानसभा क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। सरकार ने 2 ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने देश में 2 ताप विद्युत संयंत्रों के लिए इक्विटी निवेश के प्रस्ताव को अनुमोदन कर दिया है। ये संयंत्र कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा लगाए जाएंगे। इनका लक्ष्य लोगों को उचित लागत पर सस्ती बिजली प्रदान करना है। इनमें से एक संयंत्र मध्य प्रदेश में अमरकंटक के ताप विद्युत पावर स्टेशन के नाम से लगाया जाएगा। इसे दक्षिण पूर्व कोल फील्ड्स लिमिटेड और मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा संयुक्त उद्यम के रूप में संचालित किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
द्वारा ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के लिए प्रविष्टियां खोली हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 15 से 21 जून 2024 के बीच आयोजित होने वाले 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के लिए प्रविष्टियां खोल दी हैं। यह फिल्म महोत्सव नॉन फिक्शन और एनिमेशन शैली में बनाई गई फिल्मों को पुरस्कृत करता है। भारत और विश्व के फिल्म निर्माताओं को इस महोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र और कुल 44 लाख रुपए की नगद राशि रखी गई है। प्रविष्टियां 15 फरवरी तक खुली रहेंगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसे www.filmfreeway.in और www.miff पर देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। ये डाक टिकट है जो जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किए। उन्होंने भगवान राम पर दुनिया के विभिन्न देशों में जारी डाक टिकटों के संकलन की पुस्तिका भी जारी की। डाक टिकट के डिजाइन में राम मंदिर, चौपाई, मंगल भवन, अमंगलहारी, सूर्य, सरयू नदी तथा मंदिर और मंदिर के आसपास की प्रतिमाओं के चित्र शामिल हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस ने एकल पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण ने पॉइंट ऑफ प्रेजेंस विनियमन अधिसूचित किया। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में एकल पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण ने पॉइंट ऑफ प्रेजेंस विनियमन अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत एनपीएस खाताधारक निर्दिष्ट संस्थानों में पंजीकरण, अंशदान और लेन-देन कर सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि व्यापार करने में सुगमता और डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंशदाताओं के पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के तौर पर बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान कार्य कर सकते हैं। अब अंशदाता कई स्थानों पर पंजीकरण के स्थान पर एकल पंजीकरण करा सकेंगे। उनके आवेदन के निपटान की समय सीमा भी 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है। सरकार ने भारतीय स्टैम्प विधेयक 2023 के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। सरकार ने भारतीय स्टैम्प विधेयक 2023 के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। लोगों से 30 दिन के अंदर अपने सुझाव देने को कहा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि राजस्व विभाग ने मौजूदा स्टैम्प पर कर व्यवस्था के अनुरूप भारतीय स्टैम्प विधेयक का मसौदा तैयार किया है। पारित हो जाने के बाद यह विधेयक भारतीय स्टैम्प अधिनियम 1899 का स्थान लेगा। स्टैम्प अधिनियम लेन-देन संबंधी लिखितों पर स्टैम्प के रूप में लगने वाले करों से संबंधित विधान निर्धारित करता है। मंत्रालय ने कहा कि आधुनिक स्टैम्प कर व्यवस्था के अनुरूप बनाने के लिए समय-समय पर अधिनियम में संशोधन किया गया है। इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महमूद 7 फरवरी को भारत आएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महमूद 7 फरवरी को भारत आएंगे। उनकी यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के संबंधों को और सुदृढ़ करना है। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद उनकी ये पहली विदेश यात्रा है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डॉक्टर महमूद को भारत आने का निमंत्रण दिया था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन में भाग लेने के लिए युगांडा की राजधानी कंपाला पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन में भाग लेने के लिए युगांडा की राजधानी कंपाला पहुंच गए हैं। कल से शुरू हो रहे 2 दिन के इस सम्मेलन में वे भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। शिखर सम्मेलन से पहले मंत्री स्तरीय और वरिष्ठ अधिकारी स्तर की बैठक भी होगी। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 21 और 22 जनवरी को कंपाला में अल्प विकसित और विकासशील देशों के तीसरे G77 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कुवैत में नए अमीर शेख मशाल अल अहमद अल साहब के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है। कुवैत के नए अमीर शेख मशल अल अहमद अल सबाह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद साहब अल सालेम अल साहब के नेतृत्व में गठित कैबिनेट में 13 सदस्य शामिल हैं। इसमें तेल, वित्त और विदेश मामलों के नए मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। 1961 में कुवैत के स्वतंत्र होने के बाद ये पहला अवसर है जब परंपरा से हटकर विदेश मंत्री के रूप में
शाही परिवार के बाहर से अब्दुल्ला अली अल याह की नियुक्ति की गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विश्व आर्थिक फोरम मंच पर अपने संबोधन के दौरान भारत की असाधारण सफलता की सराहना की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत की असाधारण सफलताओं की सराहना की है। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभावों का उल्लेख किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच सुदृढ़ संबंधों पर बल देते हुए श्री ब्लिंकन ने कहा कि उनकी बातचीत में दोनों देशों के मजबूत संबंधों सहित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श होता है। भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी रही है जिसमें साझा लोकतांत्रिक मूल्य, विविध मुद्दों पर परस्पर हित और लोगों के बीच सक्रिय संबंध सहित लगभग सभी क्षेत्र आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच नियमित रूप से द्विपक्षीय बैठकें और बहुपक्षीय कार्यक्रमों से अलग भी विचार विमर्श होता रहा है। स्टेट न्यूज मणिपुर में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने बिशानपुर जिले के निंगथाउंखो खा खुनाई बाढ़चार के 3 गांव वासियों की गोली मारकर हत्या कर दी। अगले 3 वर्ष में देश को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन क्षेत्र बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये बात कही है। नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगले 3 वर्ष में देश को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन क्षेत्र बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। भारत विमानन क्षेत्र फिलहाल 5वें स्थान पर है। हैदराबाद में आज विंग्स इंडिया 2024 के अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा, देश में विमानों की संख्या मौजूदा 700 से बढ़ाकर 2030 तक 2000 करनी है। कितनी? 700 से बढ़ाकर 2030 तक 2000 करनी है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में विमान क्षेत्र में कई बुनियादी ढांचागत कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा। श्री सिंधिया ने बताया कि 10,000 सहायता समूह स्व सहायता समूह की महिलाओं को मुफ्त में ड्रोन उड़ाने के प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने ड्रोन पर सब्सिडी भी दी जाएगी। श्री सिंधिया ने कहा, यात्रियों की सुविधाओं को लेकर विमानन कंपनियों द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल 28 नवंबर से ठाणे नगर निगम क्षेत्र शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा आज उपनगरीय दीवा में संपन्न हुई। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए आयुक्त अभिजीत बांगर के मार्गदर्शन में पिछले साल 28 नवंबर से ठाणे नगर निगम क्षेत्र में शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा आज उपनगरीय दीवा में संपन्न हुई। पिछले 3 महीनों में ठाणे शहर में 74 स्थानों पर आयोजित यात्रा से 1 लाख से अधिक नागरिक लाभान्वित हुए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से नागरिकों को पीएम उज्ज्वला, आयुष्मान कार्ड, भारत कार्ड, आधार कार्ड पंजीकरण और उन्नयन, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी ई बस जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी मिली है। गुजरात में वडोदरा की झील में नाव पलटने से 6 छात्रों की मृत्यु हुई। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया। गुजरात के वडोदरा में आज हरनी झील में एक नाव पलट जाने से 6 विद्यार्थियों की मौत हो गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार नाव पर एक निजी स्कूल के 23 विद्यार्थी और 4 शिक्षकों सहित 27 लोग सवार थे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अग्निशमन दल की टीमें बचाव कार्य में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन पीड़ितों को सभी संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदना शोक शोक संतप्त परिवारों से के साथ है। उन्होंने उन्होंने घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में अनंत संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कृषि और रिमोट सेंसिंग से लेकर नेविगेशन, परिवहन, जल संसाधन, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। हरियाणा के फरीदाबाद में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में उन्होंने नवाचार और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने वाले लोगों के लिए भुवन पोर्टल और इसके अनुप्रयोगों के महत्व के बारे में बताया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा पर राजस्थान सरकार ने बस यात्रियों की करंट से मौत के मामले में 30 लाख रुपए की राहत राशि देने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा पर राजस्थान सरकार ने बस यात्रियों की करंट से मौत के मामले में 30 लाख रुपए की राहत राशि देने का निर्णय लिया है। राजस्थान सरकार की लापरवाही नहीं करने की दलील को दरकिनार करते हुए आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्य सरकार बिजली के झटके से मरने वाले 6 यात्रियों के निकटतम परिजन को 5-5 लाख रुपए का भुगतान करे। इस महीने की 16 तारीख को जालौर जिले में एक बस हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आ गई थी। इसमें यात्रियों को करंट लगा था। आयोग को भेजे बिजली विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सड़क पर बिजली के खंभों को ठीक करने में विभाग की ओर से लापरवाही हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए चौथी बार समन भेजा और उन्होंने चौथी बार भी मना कर दिया। ये कहा है कि ये गैरकानूनी राजनीति से प्रेरित है। भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने कथित भ्रष्टाचार मामले में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विधायक राजन साल्वी और उनके परिवार के कई ठिकानों पर छापे मारे हैं। भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने कथित भ्रष्टाचार मामले में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विधायक राजन साल्वी और उनके परिवार के कई ठिकानों पर छापे मारे हैं। ब्यूरो ने 4 दलों ने आज श्री साल्वी के निवास कार्यालय तथा उनसे जुड़े कारोबार प्रतिष्ठान पर छापेमारी की। एजेंसी ने बयान में कहा कि ब्यूरो के लगभग 20 अधिकारियों ने 3 अलग-अलग स्थानों पर एक साथ तलाशी शुरू की। यह मामला बेनामी संपत्तियों तथा 3 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से जुड़ा है। राजन साल्वी पर आय से 118% अधिक संपत्ति होने का आरोप है। अब आ जाते हैं हम खेल समाचार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण का आज औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण का आज औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। अधिकांश इंडोर और आउटडोर खेल स्पर्धाएं चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेली जाएंगी। साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, तैराकी, हॉकी, निशानेबाजी, योगासन और कुश्ती जैसे अन्य खेल विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। मल्लखंब और कलारीपयट्टू 21 से 29 जनवरी तक त्रिची में खेले जाएंगे। गत्ता तथा खो-खो 21 से 30 जनवरी तक मुद्देर में होंगे। वहीं बास्केटबॉल और थांग ता जैसे खेल 21 से 30 जनवरी तक कोयम्बटूर में आयोजित किए जाएंगे। इंडिया ओपन टूर्नामेंट पुरुष एकल में एच.एस. प्रणय और पुरुष युगल में चिराग और सात्विक साईराज आज क्वार्टर फाइनल में मैच खेलेंगे। एफआईएच महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच जर्मनी में जीता। एफआईएच महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कल रांची में जर्मनी ने भारत को हरा दिया। रोमांचक मुकाबले में दीपिका ने गोल दागकर भारत को बढ़त दिला दी थी, लेकिन जर्मनी की शार्लेट स्पिनहॉर्स्ट ने 2 गोल कर जर्मनी को आगे कर दिया। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स में सुमित नागल दूसरे दौर में चीन के जूनजेंग शांग से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। रांची में एफआईएच महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। ये पुराना मेरे ख्याल में। एएफसी एशियन कप फुटबॉल 2023 भारत आज अपने दूसरे ग्रुप बी मुकाबले में उज्बेकिस्तान के साथ खेलेगा। और इसी के साथ हो जाते हैं समाचार समाप्त। हम मिलेंगे कल। धन्यवाद।